हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ेंगे हिस्ट्री का चैप्टर 2 जो कि है यूरोप में राष्ट्रवाद। सबसे पहले देखेंगे राष्ट्रवाद का मतलब क्या होता है। राष्ट्रवाद का अर्थ है अपने राष्ट्र के प्रति प्रेम और लगाव की भावना। इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है कि राष्ट्रवाद का मतलब क्या होता है। तो राष्ट्रवाद का मतलब होता है अपने राष्ट्र के प्रति प्रेम और लगाव की भावना। राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म हुआ था वो फ्रांस की क्रांति 1789 में। उसी के बाद नेपोलियन के उदय ने भी यूरोप में राष्ट्रवाद के विकास में योगदान दिया। यूरोप में उभरते हुए राष्ट्रवाद का ही प्रतिफल था इटली एवं जर्मनी का एकीकरण। आगे है हमारा उद्देश्य दिया हुआ है कि इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो हम लोग पढ़ने वाले हैं यूरोप में उभरती राष्ट्रीयता की भावना, नेपोलियन का उदय, इटली का एकीकरण और जर्मनी का एकीकरण। तो राष्ट्रवाद की अवधारणा देखेंगे। राष्ट्रवाद मन की एक स्थिति है, एक विचार है, एक वैचारिक शक्ति है जो मनुष्य के दिमाग एवं दिल के नए विचारों एवं नई भावनाओं से भर देती है और उसे अपनी चेतना को संगठित करने के लिए प्रेरित करती है। यह नस्लीय श्रेष्ठता, रक्त और भाषा की शुद्धता तथा राष्ट्रीय आत्मा के विचारों पर आधारित होती है। यूरोप में राष्ट्रवाद की जो अवधारणा थी वो 19वीं शताब्दी में यूरोप की फ्रांस की राज्यक्रांति से शुरू होती है। तो इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है कि राष्ट्रवाद की अवधारणा किस क्रांति से शुरू हुई। तो यूरोप में फ्रांस की राज्यक्रांति से, जिसमें फ्रांसीसी दार्शनिक रेनन ने राष्ट्रवाद की व्याख्या कर राष्ट्र के प्रति सोच और लगाव की भावना का विकास किया। रेनन ने क्या किया, राष्ट्र के प्रति उन्होंने करा राष्ट्रवाद की व्याख्या करी और इसके लिए सोच और लगाव की भावना का विकास कराया। तत्पश्चात नेपोलियन के उदय ने महत्वपूर्ण योगदान दिया। यूरोप में राष्ट्रवाद को बढ़ाने में पुस्तकों एवं लेखों का भी विशेष योगदान था। तो अब है हमारा क्वेश्चन कि हम लोगों ने क्या सीखा। तो फ्रांस की क्रांति कब हुई, तो कब हुई थी 1789 में। और राष्ट्रवाद की नई व्याख्या किसने करी थी, तो अर्नस्ट रेनन ने करी थी। नेक्स्ट है हमारा टॉपिक है नेपोलियन का उदय। तो नेपोलियन को राष्ट्रवाद का मसीहा माना गया है। इन्होंने एक जगह लिखा था कि मैं उन लोगों का राष्ट्र के रूप में परिवर्तन करना चाहूँगा। उसने 1799 ईस्वी में डायरेक्टरी का शासन समाप्त कर प्रथम कॉन्सल्स के रूप में फ्रांस की सत्ता पर अधिकार कर लिया और 1804 में फ्रांस का सम्राट भी बन गया। तो नेपोलियन फ्रांस का सम्राट कब बना था, तो 1804 में। और राष्ट्रवाद का मसीहा किसे कहा जाता है, तो किसे कहा जाता है, नेपोलियन को। इसने ब्रिटेन के अतिरिक्त समस्त यूरोप पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया। वह ऑस्ट्रिया को पराजित कर इटली के एक बड़े भाग पर अधिकार तो पहले ही कर चुका था। फ्रांसीसी आधिपत्य वाले राज्य में वैसे ही संस्थाएं स्थापित की गई जो फ्रांस में प्रचलित थी। फ्रांस पर आश्रित राज्यों में भी नेपोलियन संहिता, फ्रांसीसी शासन और अर्थव्यवस्था 1804 में लागू किया गया। इससे जन्मजात विशेषाधिकार समाप्त हो गया और कानून के समक्ष समानता का सिद्धांत लागू किया गया। यानी कि ये जो कानून था जो 1804 में लाया गया था, इससे जो विशेषाधिकार थे, जैसे कि लास्ट चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा था कि प्रथम स्टेट, द्वितीय स्टेट, इन लोगों को मतलब कुछ विशेषाधिकार थे जन्म से ही कि आप इस स्टेट में यानी इस वर्ग में जन्म लिए हैं तो आपको कुछ विशेषाधिकार दिए जाते हैं। लेकिन अब इसे समाप्त कर दिया गया था। लोगों का जो अब क्या था, कानून के समक्ष सारे लोग समान थे। नागरिकों के संपत्ति संबंधी अधिकारों की सुरक्षा की गई। सामंती व्यवस्था समाप्त कर किसानों को भूदासत्व से मुक्ति मिल गई। प्रशासनिक नियुक्तियों में योग्यता को आधार बनाया गया। यानी कि जो पहली था कि लोगों को, जैसे कि प्रशासनिक नियुक्तियां जो थी वो द्वितीय स्टेट के लोग थे उन्हें डायरेक्ट जो क्या था नियुक्त कर लिया जाता था। लेकिन अब इसे बदल दिया गया। अब जो लोग थे उन्हें योग्यता के आधार पर ही नियुक्त किया गया। यातायात और संचार व्यवस्था में भी सुधार लाने का प्रयास किया गया। नेपोलियन ने राष्ट्रवादी भावना को बढ़ाने के लिए विजित राष्ट्रों एवं नगरों जैसे हॉलैंड, स्विट्जरलैंड, मिलान, वारसा आदि में फ्रांसीसी सेना का उत्साहपूर्ण स्वागत किया। लेकिन धीरे धीरे फ्रांसीसी प्रभुत्व और आधिपत्य के विरुद्ध देशभक्ति की भावना लोगों में जागने लगी। जर्मनी और इटली में राष्ट्रवादी भावना सबसे अधिक प्रबल थी। तो सबसे ज़्यादा प्रबल राष्ट्रवादी भावना कहाँ थी, वो थी जर्मनी और इटली में। नेपोलियन ने इटली में ट्रांसपेडन गणराज्य, सिसेल्स पाइन गणराज्य तथा जर्मनी में राइन संघ की स्थापना की। तो राइन संघ की स्थापना की थी नेपोलियन ने और इटली एवं जर्मनी के भावी एकीकरण की पृष्ठभूमि को तैयार किया। उसने वारसा की ग्रांड ईची बनाकर पोलैंड में भी राष्ट्रवादी भावना जागृत करी। किसने जागृत करी, तो नेपोलियन ने। आगे हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, नेपोलियन ने फ्रांस की सत्ता पर कब अधिकार प्राप्त किया। तो कब अधिकार प्राप्त किया था, 1804 में। ये भी रॉन्ग है, यहाँ तो ऑप्शन ही गलत दे रखा है। 1804 में नेपोलियन ने फ्रांस पर क्या करा, अधिकार करा। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है 1804 में नेपोलियन बना था फ्रांस का सम्राट। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है,
नेक्स्ट है हमारा राष्ट्रवाद का मसीहा किसे कहा जाता है। तो राष्ट्रवाद का मसीहा कहा जाता है नेपोलियन को। आगे है हमारा टॉपिक वियना सम्मेलन। ऑस्ट्रिया के वियना शहर, ऑस्ट्रिया का एक वियना नाम का एक शहर है, वहाँ नेपोलियन को पराजित करने वाले प्रमुख राष्ट्र जैसे ब्रिटेन, रूस, प्रसा और ऑस्ट्रिया के प्रतिनिधियों का एक सम्मेलन जो था एक शहर में बुलाया गया, जिसे वियना सम्मेलन कहा जाता है। यानी कि वियना नामक जगह पर जो सम्मेलन हुआ था उसे वियना सम्मेलन कहा जाता है। और ये क्यों हुआ था? क्योंकि नेपोलियन को कुछ राष्ट्र ने नेपोलियन को पराजित करा था, यानी कि हरा दिया था, इसी वजह से हुआ था ये वियना सम्मेलन। तो इस तरह से आ सकता है कि वियना सम्मेलन क्या है, इसे मतलब वियना सम्मेलन क्यों हुआ था या फिर ये क्या है, इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम में। इस सम्मेलन में वियना संधि हुई, जिसका उद्देश्य नेपोलियन द्वारा यूरोपीय राजनीतिक व्यवस्था में लाए गए परिवर्तनों को समाप्त करना था। तो इसका उद्देश्य था कि जो भी राजनीतिक में व्यवस्था में जो भी परिवर्तन, जो भी चेंज आए थे, उसे खत्म करना, उसे समाप्त करना। इस संधि के अनुसार नेपोलियन द्वारा विजित क्षेत्रों को वापस लौटाने का निर्णय लिया गया और यूरोप में शांति व्यवस्था बनाए रखने एवं फ्रांस के सैनिक प्रसार पर अंकुश लगाने के लिए चारों ओर नए राज्यों का घेरा बनाया गया। उत्तर में नीदरलैंड का राज्य स्थापित किया गया, जिसमें बेल्जियम भी सम्मिलित था। दक्षिण में पीडमोंट के साथ जेनेवा को जोड़ दिया गया। रूस को पोलैंड का एक भाग दे दिया गया। वियना व्यवस्था में ब्रिटेन को माल्टा, हेलिगोलैंड, आर्मेनियम द्वीप समूह तथा केप ऑफ गुड होप पर नियंत्रण मिला। नेपोलियन द्वारा स्थापित 39 राज्यों के जर्मन महासंघ को भंग नहीं किया गया, बल्कि इसे बनाए रखा गया। इस व्यवस्था द्वारा नेपोलियन द्वारा पराजित राजवंशों की पुनर्स्थापना का प्रयास किया गया। फ्रांस और स्पेन में बुर्बो वंश की स्थापना की गई। तो बुर्बो वंश की स्थापना कहाँ करी गई थी? तो फ्रांस और स्पेन में। क्वेश्चन इससे बन सकता है। फ्रांस में लुई 18वां को राजगद्दी मिली। इटली में ऑस्ट्रिया राज परिवार को सत्ता सौंपी गई। इस प्रकार वियना व्यवस्था द्वारा यूरोप में राजनीतिक परिवर्तन कर पुरानी सत्ता को, यानी कि जो पहले की सत्ता थी, उसे पुनः बहाल कर दिया गया था। और यहाँ देखते हैं, यहाँ कुछ पॉइंट दिए गए हैं। वियना सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो वियना सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य यूरोप में उस शांति संतुलन को स्थापित करना था जिसे नेपोलियन ने समाप्त कर दिया था। वियना सम्मेलन की मेजबानी किसने करी थी? तो वियना सम्मेलन की मेजबानी करी थी चांसलर मेटरनिख ने।